हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश का जो शासनकाल था 1211 से लेकर के 36 तक था। आइए थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में देख लेते हैं। इल्तुतमिश के बैकग्राउंड के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब ऐबक की मृत्यु 1210 में चौगान खेलते समय लाहौर में मृत्यु हो गई थी, उसी समय लाहौर के अमीरों ने आराम शाह को लाहौर बुलाया। लेकिन इधर दूसरी तरफ ऐबक के दामाद इल्तुतमिश, जो उस समय बदायूं का इक्तादार था, दिल्ली के सिपा सालार अमीर अली इस्माइल व दिल्ली के अन्य अमीरों ने इल्तुतमिश को बदायूं से दिल्ली बुलाया। लेकिन रास्ते में ही जूद के मैदान में आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच में युद्ध होता है, जिसमें आराम शाह पराजित हो जाते हैं और पराजित होने के बाद आराम शाह को मार डाला जाता है। थोड़ा सा इल्तुतमिश के बैकग्राउंड के बारे में जान लिया जाता है। जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश का जो अर्थ होता है वो साम्राज्य का स्वामी। इल्तुतमिश के पिता का नाम था इलम खान। इलम खान जो थे इलबरी जनजाति तुर्क कबीले के मुखिया थे या सरदार थे। जाहिर सी बात है, अगर पिता सरदार है, मुखिया है, तो इल्तुतमिश की जो बचपना अवस्था है, जो बचपन की अवस्था है, समृद्धि वातावरण में जरूर बीता होगा। आइए आगे देखते हैं। इल्तुतमिश जो था वो ये रूपवान, बुद्धिमान था। इसके भाई लोग इससे ईर्ष्या करते थे। ईर्ष्या करने की वजह से इसके भाइयों ने धोखे से इसको एक व्यापारी के हाथों बेच दिया जाता है। अंततः जमालुद्दीन चुस्त कबा ने इसको खरीदा और खरीदने के बाद इल्तुतमिश को गजनी के बाजार में ले जाता है। गुणवान होने के कारण गजनी के बाजार के जो व्यापारी, अमीर या राजा के अंगरक्षक सभी इल्तुतमिश को खरीदना चाहते थे। लेकिन जब ये समाचार गोरी के पास पहुंचता है तो गोरी ने क्या किया कि इल्तुतमिश को खरीदने के लिए 1000 टंका व्यापारी जमालुद्दीन चुस्त कबा को देना चाहा। लेकिन जमालुद्दीन चुस्त कबा ने 1000 टंका में इल्तुतमिश को बेचने से मना कर दिया। गोरी ने क्या किया? गोरी ने ये आदेश भिजवाया कि कोई भी दास गजनी के बाजार में 1000 टंका के ऊपर नहीं बेचा जाएगा। लेकिन जब ये बात ऐबक को पता चलती है, कुतुबुद्दीन ऐबक को पता चलती है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक भी इल्तुतमिश के स्वभाव और उसके गुणवान व बुद्धिमान व रूपवान की वजह से ऐबक भी इल्तुतमिश की तरफ आकर्षित हुआ। तब ऐबक ने क्या किया कि गोरी से इल्तुतमिश को खरीदने की परमिशन मांगी। तब ऐबक ने क्या किया कि जमालुद्दीन चुस्त कबा को दिल्ली बुलवाया और दिल्ली में ऐबक ने इल्तुतमिश को 1 लाख जीतल में खरीदा। लेकिन अपनी गुणवत्ता की वजह से इल्तुतमिश बहुत जल्द ही सर ए जहांदार, उसके बाद अमीर ए शिकार, इन पदों पर कार्यरत हुआ। लेकिन जब गोरी के अंतिम अभियान 1206 में खोखरों के विरुद्ध किया, जो खोखरों के विरुद्ध दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में जो खोखर लोग जनजातियां निवास करती थी, गोरी ने अपना अंतिम अभियान यहीं पर किया था। लेकिन जब गोरी ने अभियान किया तो उस समय इल्तुतमिश भी इस अभियान में शामिल हुआ और इल्तुतमिश के शामिल होने के बाद अपनी योग्यता के बल पर खोखरों को इल्तुतमिश पीछे ढकेल देता है। ये सारी चीजें गोरी देख रहा होता है और गोरी तुरंत ऐबक को आदेश देता है कि सबसे पहले आप इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त कर दो। हालांकि अभी भी कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी के दास्ता से मुक्त नहीं हो पाया था, लेकिन गोरी ने ऐबक को यह आदेश दिया कि इल्तुतमिश को सबसे पहले आप दास्ता से मुक्त कर दीजिए। आइए अब देख लेते हैं इसके आगे की।
आराम शाह की युद्ध के मैदान में मार डालने के बाद राजधानी इल्तुतमिश दिल्ली बनाता है। लेकिन यहां से शासन सत्ता जब स्टार्ट करता है, वही ऐबक के समय के जो दो प्रतिद्वंदी थे, यल्दौस और कुबाचा, ये भी इल्तुतमिश के समय बहुत भारी संकट उत्पन्न करने लगे। सबसे पहले यल्दौस को तराइन का तृतीय युद्ध, आपने पढ़ा होगा तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, आज हम आपको बताने वाले हैं तराइन का तृतीय युद्ध। तराइन का तृतीय युद्ध 1215 में यल्दौस और कुबाचा के बीच में हुआ। इस युद्ध में यल्दौस पराजित होता है, लेकिन यल्दौस को तुरंत नहीं मारा जाता है, उसे बदायूं भेज दिया जाता है और बदायूं में ही कुछ समय बाद यल्दौस की हत्या कर दी जाती है। अब दूसरा प्रतिद्वंदी कौन? कुबाचा बचता है। कुबाचा की तरफ इल्तुतमिश अभियान स्टार्ट करता है, लेकिन कुबाचा बच जाता है। रीजन क्या था बचने का? क्योंकि इसे पूरी तरह से दबाया नहीं गया था। इसी समय ख्वारिज्म के जो राजकुमार थे, जिनका नाम था जलालुद्दीन माकबरनी, इनका पीछा करते हुए मंगोल नेता चंगेज खान सिंध नदी तक आ गया था। जब जलालुद्दीन माकबरनी ने इल्तुतमिश से सहायता मांगी, तब इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन माकबरनी को सहायता देने से मना कर दिया। जब मना कर दिया, इससे मंगोल आक्रमण का खतरा पूरी तरह से टल गया। लेकिन टलने के बाद फिर इल्तुतमिश ने कुबाचा की तरफ ध्यान दिया और कुबाचा के तरफ अभियान किया, और इसी समय कुबाचा इधर उधर भटकते हुए सिंधु नदी में जाकर के आत्महत्या कर लिया। आइए अब हम इसके अभियान के बारे में देख लेते हैं। प्रमुख अभियान, पहला अभियान इल्तुतमिश ने 1225 ईस्वी में बंगाल में किया। वही बंगाल जिसको बख्तियार खिलजी ने जीता था, और बख्तियार खिलजी की हत्या अली मर्दान ने कर दिया था। लेकिन जिस समय इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा, उस समय अली मर्दान की मृत्यु हो जाती है, और बंगाल में हिसामुद्दीन एवाज जो था, ये एक सरदार था। इसने गयासुद्दीन की उपाधि धारण की थी और बंगाल में स्वतंत्र शासन सत्ता चला रहा था। लेकिन कुछ ही समय बाद जब इल्तुतमिश ने अभियान किया और हिसामुद्दीन एवाज को पराजित करके इल्तुतमिश अपने ज्येष्ठ पुत्र नासरुद्दीन महमूद को बंगाल का राजा बनाया। लेकिन जल्दी ही नासरुद्दीन महमूद की जब मृत्यु हो जाती है, तो एक बंगाल का बलखा खिलजी सरदार होता है, इसने क्या किया? बंगाल में विद्रोह कर दिया। विद्रोह करने के बाद यहाँ पर इल्तुतमिश ने मलिक अलाउद्दीन जानी को बंगाल का अपने अधीनता में शासक बनाया। इसी समय रणथंभौर पर भी इल्तुतमिश ने अभियान किया 1226 में। उसके बाद 1227 में मंदौर में भी अभियान किया। ग्वालियर में 1232 में इल्तुतमिश ने अभियान किया। जिस समय इल्तुतमिश ग्वालियर अभियान पर निकला था, उसी समय रजिया सुल्तान को दीवान एक गैबत का पद दे करके दिल्ली की शासन सत्ता संभालने की जिम्मेदारी अपनी पुत्री रजिया को सौंप करके ग्वालियर अभियान पर इल्तुतमिश निकल गया। लेकिन जब ग्वालियर अभियान विजित करके जब वापस आया 6 महीने बाद, तब देखा कि दिल्ली का जो शासन प्रशासन है, रजिया सुल्तान बहुत अच्छे से चला रही हैं। ये सब देख करके इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्ति कर दिया। लेकिन जब इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्ति किया, तब इल्तुतमिश की जो वजीर थी, इल्तुतमिश का जो वजीर था, जिसका नाम था मोहम्मद जुनैद ने रजिया सुल्तान का विरोध किया। लेकिन इसी समय एक इक्तादार जिसका नाम बलबन था, वो रजिया के समर्थन में भी उतर आया। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। इसी समय बगदाद के खलीफा जो थे 1229 में इल्तुतमिश को खिलअत भेजा, मतलब एक शाही पोशाक होता है, ये भेज करके सुल्तान के रूप में इल्तुतमिश को मान्यता दे दी। आइए इसी बीच में इल्तुतमिश ने कुछ और कार्य किए जो लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए, जिसको चांदी का टंका जो 175 ग्रेन का था और तांबे का जीतल, ये सिक्के चलाए। अच्छा,
चांदी का टंका और तांबे का जीतल का जो अनुपात था उस समय 1:48, मतलब 1:48 के बराबर था। ठीक, आइए बात कर लेते हैं इसी समय अक्ता व्यवस्था क्या होती है। अक्ता जिसको हम लोग कहते हैं इक्ता। अक्ता का बेसिकली जो संस्थापक था वो गोरी को माना जाता है, लेकिन भारत में अक्ता व्यवस्था लागू करना इल्तुतमिश ने लागू किया था। अक्ता वो भूखंड होता था, अक्ता एक भूक्षेत्र होता था, एक खंड होता था, एक भूमि का टुकड़ा होता था जिसको सैनिक या प्रशासनिक अधिकारी को सेवा के बदले में दिया जाता था। ठीक, ये तुर्क गुलाम हुआ करते थे, ये तुर्क गुलामों को दिया जाता था। इल्तुतमिश ने भी इसी तरह 40 अक्तादार अपना नियुक्त किया था, जिसको चालीसा का गठन किया, जिसे तुर्कान ए चहलगानी कहा जाता है। ठीक, या चालीसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, चालीसा दल का गठन किसने किया था, इल्तुतमिश को, और कहीं कहीं पूछा जाता है तुर्कान ए चहलगानी। कुछ भी मुझे 40 अक्तादारों का जो संगठन बनाया था वो इल्तुतमिश ने बनाया था। आइए बात कर लेते हैं अगला इल्तुतमिश की मृत्यु के बारे में। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में हुआ था। तुर्किस्तान के मंगोल शासक जिसका नाम था कान ओकाई जो थे, ये हिंद एवं कश्मीर पर आक्रमण करने का निश्चय किया था। इसके बारे में, इस खबर के बारे में, इस खतरे का मुकाबला करने के लिए नमक पर्वतमाला तक जा पहुंचा, परंतु इल्तुतमिश जो था, आइए फिर देखते हैं। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि तुर्किस्तान के जो मंगोल शासक थे जिनका नाम था कान ओक्ताई नाम था, इसने एक रणनीति बनाई थी कि हिंद और कश्मीर पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया था। इसी समय जब इल्तुतमिश को पता चलता है तो इन्होंने अपनी सेना को लेकर के मुकाबला करने के लिए चल पड़ते हैं, लेकिन जब ये पर्वतमाला के पास तक पहुंचते हैं तो इनके पेट में अचानक असहनीय दर्द होता है। जब इल्तुतमिश को डोली में बैठा करके दिल्ली लाया जाता है, लेकिन दिल्ली में ही 1236 ईस्वी को इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आप लोगों को अच्छा लगे चैनल कमेंट करके जरूर बताया करिएगा कि कैसी क्लास थी, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।